हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा सक्सेना डीएसएम कॉलेज वेवर से आज फिर आपके लिए नया वीडियो लेकर आई हूँ। आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आशा है कि आप लोग हमारा वीडियो देखते और सुनते अवश्य होंगे। ठीक है, अगर देखा करें तो उसे लाइक अवश्य किया करें। अगस्त कांटे के बारे में बता रही थी। मैंने आपको इनके चिंतन के 3 स्तर भी बता दिए थे। कौन कौन से थे? धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवादी स्तर। और इन्होंने धार्मिक समाज का में क्या बताया था? जीवित सत्तावाद, और दूसरा बताया था अवतारवाद और बहुदेववाद और एकेश्वरवाद। इनका थोड़ा सा मैं बाल्यकाल के बारे में और थोड़ा सा आपको बता दूं, जो मैं पहले वीडियो में आपको शायद नहीं बताया था। आपको थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं मैं कि इनका बाल्यकाल कैसा था कि 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज वैज्ञानिक अगस्त कांटे का जन्म 19 फरवरी, ये तो मैंने आपको बता दिया था, कहाँ पर हुआ था? मांटपेलियर नामक नगर में एक प्रतिष्ठित कैथोलिक धर्मावलंबी परिवार में हुआ था। उनके पिता कर विभाग में उच्च अधिकारी थे। ये मैंने आपको नहीं बताया था कि उनके पिता कौन थे? कर विभाग में एक सीनियर अफसर के रूप में थे। बचपन से ही अगस्त कांटे के व्यक्तित्व की 2 प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट होने लगी थी। बचपन से ही अगस्त कांटे के जीवन की 2 प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट होने लगी थी। कौन कौन सी? एक तो उनकी असाधारण बौद्धिक योग्यता। असाधारण बौद्धिक योग्यता, मैं लिख दे रही हूँ, असाधारण बौद्धिक योग्यता। ठीक है, असाधारण बौद्धिक योग्यता ये इनकी थी। और दूसरी कौन सी थी? प्रचलित मान्यताओं और सत्ता का विरोध करने की प्रवृत्ति। कौन सी? प्रचलित मान्यताओं और सत्ता का विरोध करने की प्रवृत्ति। ठीक है, ये 2 इनकी थी बौद्धिक योग्यता। और मतलब एक तो उनकी असाधारण बौद्धिक योग्यता थी और दूसरी थी प्रचलित मान्यताओं और सत्ता का विरोध करने की प्रवृत्ति। उनका परिवार कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। जो हमारे कांटे थे उनका परिवार था कैथोलिक धर्म का, कैथोलिक धर्म को मानने वाला था। 13 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने अपने परिवार की धार्मिक और राजनीतिक अवस्थाओं व विश्वासों को तिलांजलि देकर एक स्वतंत्र विचार वाला बालक होने का दावा किया। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में ही आप लोग सोचिए कि अगस्त कांटे कैसे थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी कि धार्मिक स्तर का पहला उपस्तर मैंने जो आपको बताया था कि धार्मिक स्तर का पहला उपस्तर आया जहां व्यक्ति का बौद्धिक विकास नगण्य था, बिल्कुल नील था, 0 था। उस समय मानव किसी भी घटना का कारण जीवित सत्ता या अदृश्य सत्ता को मान लेता था। ठीक है, ये मैंने बता भी दिया था आपको, फिर दोबारा से बता रही हूँ। इसका कारण इस उपस्तर को कांटे ने जीवित सत्तावाद या अदृश्य सत्तावाद कहा। ठीक है, इसका कारण क्या था? जीवित सत्तावाद या अदृश्य सत्तावाद कहा। ठीक है, जब व्यक्ति की बुद्धि का विकास थोड़ा और अधिक हुआ, जब हमारे जो व्यक्ति थे समाज में उनकी बुद्धि का विकास और थोड़ा अधिक हुआ, उसकी आवश्यकता और बढ़ी, तो समाज के विकास का दूसरा उपस्तर आया। तो समाज का दूसरा उपस्तर आ गया। ठीक है, क्या आया? जिसे अवतारवाद का युग कहा गया। ठीक है, जिसे अवतारवाद का युग कहा गया। ये मैंने जो दूसरा आपको अवतारवाद बताया था, दूसरा क्या बताया? अवतारवाद का युग कहा गया। ठीक है, और जब मानव की बुद्धि का विकास और अधिक हुआ तो नैतिकता का विकास हुआ। कौन सी? नैतिकता का विकास हुआ। मनुष्य ने यौन स्वेच्छाचारिता जैसे अनैतिक नियमों का त्याग किया और कुछ नैतिक नियमों का विकास किया। ठीक है, कैसे? नैतिक नियमों का विकास किया। समूह परिवार बनाकर रहने लगा, समूह भी बनाए और परिवार भी बनाए, समुदाय में भी रहने लगा। और सभी समूहों के लोग अलग अलग देवता बनाकर उनकी पूजा करने लगे। हर समूह ने अपने अपने अलग देवता बनाए और उनकी पूजा उपासना अर्चना वंदना करने लगे। देवताओं का निर्माण हुआ और ठीक है, अलग अलग देवता बनाकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे
और जो जब मनुष्य के बुद्धि का विकास और अधिक हुआ तब वह मानने लगा ईश्वर एक ही है। जब ज़्यादा अधिक विकास हो गया बुद्धि का मनुष्य के अंदर, तब वह यह मानने लगा कि ईश्वर एक ही है, वही ईश्वर ही समाज में घटने वाली घटनाओं का कारण है। फिर उसे ये महसूस हुआ कि जो भी घटनाएं घटती हैं वो ईश्वर का ही एक कारण है। समाज में जो घटनाएं घटती हैं वह यह मानने लगा कि समाज में घटने वाली घटनाओं का कारण है कौन? ईश्वर। इसलिए इस चौथे उपस्तर कौन सा? एकेश्वरवाद, जो मैंने आपको बताया है, एकेश्वरवाद को कहा गया। यह धार्मिक स्तर की चरम सीमा थी। एकेश्वरवाद में क्या था? धार्मिक स्तर की चरम सीमा थी, क्योंकि व्यक्ति यहाँ घटने वाली घटनाओं को ईश्वर से जोड़ता था। यहाँ पर जो भी घटनाएं घटती थी तो व्यक्ति उसे ईश्वर से जोड़ता था, और यही समाज के विकास का पहला स्तर था। ठीक है। जैसे ही व्यक्ति का बौद्धिक विकास और अधिक हुआ और तीसरे चौथे स्तर पर पहुंचा, तो वह तर्क वितर्क करने लगा। तब उसके अंदर थोड़ा लॉजिक जगी, थोड़ी सी लॉजिक उसके अंदर, तर्क वितर्क आने लगा। वह अब किसी घटना का कारण सीधे ईश्वर को नहीं मानता था। जब उसके अंदर थोड़ी सी बुद्धि बढ़ी और चरम सीमा पर उसकी बुद्धि का विकास हुआ, तो उसने माना कि सब कुछ ईश्वर ही नहीं है, कारण सीधे ईश्वर को उसने नहीं माना। परंतु उसकी बुद्धि का विकास इतना नहीं हुआ था कि वह घटना के कार्य कारण को समझ पाए। घटना के कार्य कारण को वह नहीं समझ पाया, लेकिन इतनी बुद्धि उसके अंदर आ गई कि वह मतलब ईश्वर से भी अलग थोड़ा सोचने लगा। ठीक है। इस दूसरे स्तर को हमने तात्विक स्तर माना। ठीक है। इस दूसरे स्तर को जो मैंने बताया था, इसे क्या कहते हैं? तात्विक स्तर माना, जो मैंने सबसे पहले बताया था, धार्मिक स्तर और तात्विक स्तर। ठीक है। क्योंकि यहाँ धर्म और विज्ञान दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें धार्मिक स्तर में धर्म और विज्ञान दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती हैं, इसलिए इसे संक्रमणकालीन समाज भी कहा गया। इसे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, संक्रमणकालीन समाज भी कहा गया। ठीक है। जब व्यक्ति की बुद्धि का विकास और हो गया, ठीक है, बुद्धि का विकास बढ़ता ही जा रहा है, आप लोग थोड़ा समझें इसे। जब व्यक्ति की बुद्धि का विकास और हो गया, तो वह घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करने लगा। जो घटनाएं घटती थी उसकी वह व्याख्या स्वयं करने लगा। कौन? व्यक्ति, मनुष्य स्वयं करने लगा। तब वह धर्म की सत्ता को अस्वीकार करने लगा। जब उसकी और अधिक चरम सीमा पे बुद्धि का विकास हुआ, तब वह क्या करने लगा? वह धर्म की सत्ता को अस्वीकार करने लगा और घटना का मूल्य कारण, घटना के कार्य कारण को मानने लगा और वैज्ञानिक अध्ययन करने लगा। घटना को कार्य कारण मानने लगा, और कहाँ पर पहुंची उसकी बुद्धि कि इसका कारण ये है वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है। उन्होंने सब घटनाओं को वैज्ञानिक घटनाएं माना। हर घटना के अंदर उन्होंने कार्य कारण किसे माना? विज्ञान का कारण माना। ठीक है। इसलिए इसे विज्ञानवाद भी कहा जाता है। जो हमारा समाजशास्त्र है, इसे इसीलिए विज्ञानवाद भी कहा गया। डॉक्टर काम्टे ने, अगस्त काम्टे ने प्रत्यक्षवादी स्तर का समाज कहा। कौन सा? प्रत्यक्षवादी स्तर का समाज कहा। प्रत्यक्षवाद में अध्ययन कई पद्धतियों के माध्यम से किया जाता है। प्रत्यक्षवाद का जो अध्ययन है बेटा, वो कई स्तरों के माध्यम से, कई पद्धतियों के माध्यम से किया जाता है, जैसा कि मैं आपको कल बताऊंगी इसके बारे में, प्रत्यक्षवाद के बारे में। आज केवल इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। और आप लोग ठीक हैं, बिल्कुल अनावश्यक कार से बाहर ना निकलें, बार बार हाथ धोते रहिए, और ये कोरोना जल्दी भाग जाए, इसलिए अपने घर में ऑनलाइन शिक्षा जो आपकी चल रही है, इसमें मन लगाएं, पढ़ने में थोड़ा सा समझें, और हमारा वीडियो अच्छा लगा करे तो उसे लाइक अवश्य किया करें। ओके, धन्यवाद।